आ गए हम आपके अंतराल पुस्तक। इसमें दूसरी कहानी है आपकी जिसका नाम है आरोहण। ठीक है, आरोहण का क्या अर्थ है वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन इससे पहले हम संजीव जी जो इस कहानी के रचयिता हैं उनका कवि परिचय पढ़ लेते हैं। जन्म सन 1947। सन 1947 में जाने माने लेखक संजीव का जन्म ग्राम बांकर कला, जिला सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में। इन्होंने BSc एवं AIC तक शिक्षा प्राप्त की थी। तो इन्होंने BSc की थी और AIC की भी की थी, शिक्षा प्राप्त की थी। लेखन क्षेत्र में संजीव एक प्रमुख नाम है, तो इनका नाम जो है एक प्रमुख नाम है। उनकी कहानियाँ मुख्यतः हंस में प्रकाशित होती थी। ये मैगज़ीन है जिसका नाम है हंस। वे सेंट्रल ग्रोथ वर्क्स सेल कुल्टी भारतीय इस्पात प्राधिकरण में कार्यरत थे। तो सेल सरकारी नौकरी है जिसमें सेंट्रल ग्रोथ वर्कर्स काम करते हैं। कुल्टी जगह का नाम है, भारतीय इस्पात प्राधिकरण यहाँ पे जो स्टील प्लांट का काम होता है वहाँ पे काम करते थे। उनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं 30 साल का सफ़रनामा, आप यहाँ हैं, भूमिका और अन्य कहानियाँ, दुनिया की सबसे हसीन औरत, प्रेत मुक्ति आदि। इन्होंने एक किशोर उपन्यास रानी की सराय लिखा। तो ये कहानियाँ थी और ये उपन्यास रानी की सराय। उनके कुछ महत्वपूर्ण उपन्यास भी थे। किशनगढ़ का अहेरी, सर्कस, जंगल जहाँ शुरू होता है, सावधान, नीचे आग है, धार, सूत्रधार। ये इनकी कहानियों के उपन्यासों के नाम, मतलब जो इनकी खास कृतियाँ हैं उनके नाम। संजीव की भाषा शैली रोचक थी एवं आम बोलचाल के काफ़ी नज़दीक भी थी। आंचलिक शब्दों एवं वाक्यों का प्रयोग सहज ही करते थे वो, जो कथानक को बांधने में सफल रहा। तो काफ़ी अच्छी इनकी जो कहानियाँ हुआ करती थी, भाषा शैली भी काफ़ी अच्छी थी। कहानियों में क्षेत्रीय भाषाओं के अधिकाधिक प्रयोग से इनकी कहानियाँ सरल और पाठक को अपनी ओर आकृष्ट करती थी। मतलब कहानियों में ये क्षेत्रों की भाषाएं प्रयोग किया करते थे, क्षेत्रीय भाषा। इन्होंने शब्द विन्यास और वाक्य संरचना में सहजता, स्पष्टता, चित्रात्मकता का विशेष ध्यान रखा है। तो कहानी में वो काफ़ी अच्छे से वाक्य संरचना करते हैं, शब्दों का विन्यास करते हैं, खास चित्र का प्रयोग करते हैं जहाँ चित्र उभर के आए आपके मन में। इनकी भाषा सूक्ष्म मनोविज्ञानों को व्यक्त करने वाली तथा भाव के अनुकूल थी। तो ये सूक्ष्म मनोभाव को भी व्यक्त करती थी। संजीव की कहानियाँ और उपन्यासों में आंचलिक भाषा का प्रभाव देखने मिलता था। आंचलिक जैसे क्षेत्रीय वैसे गांव की भाषा आंचलिक। उनकी भाषा में एक ऐसी रवानगी है जो पाठक को बांध कर रखती है। तो भाषा काफ़ी अच्छी थी। शब्दों का सटीक प्रयोग संजीव की भाषा की अपनी पहचान थी। संप्रति हंस पत्रिका में सहायक संपादक भी थे वो, जिसमें उनकी कहानियाँ छपा करती थी। आरोहण कहानी का परिचय आप समझ लीजिए। आरोहण का अर्थ होता है चढ़ाई करना, पर्वत आरोहण, पर्वत पे चढ़ना। ठीक है, आरोहण का मतलब ही है चढ़ाई करना, जैसे पर्वत पे चढ़ना। समकालीन कहानीकारों में संजीव का प्रमुख स्थान है। तो जब समकालीन समय चल रहा, जैसे मध्यकालीन फिर समकालीन है ना, तो उसमें संजीव का जो है एक वह बहुत अच्छा प्रमुख स्थान है। इन्होंने विभिन्न गद्य विद्याओं का सृजन कर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। तो इन्होंने बहुत सारी कहानियों की मतलब जो है वो रचना की है, उन कहानियों का सृजन किया है। आरोहण कहानी में इन्होंने पर्वत आरोहण की ज़रूरत और आज के समय में उसकी उपयोगिता को उजागर करने का प्रयास भी किया है। तो पर्वत आरोहण जो कहानी है जो भी हम पढ़ रहे हैं, इसमें वो क्या ज़रूरत है आज के मनुष्य की या आज के समय में उसकी क्या उपयोगिता है, इस बारे में इस कहानी में बताया गया। पर्वत प्रदेश में प्राकृतिक आपदाओं से किस प्रकार वहाँ के व्यक्ति तथा समाज का जनजीवन परिवर्तित हो जाता है, इस लेखक ने मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया। तो आपको पता है कि पर्वतीय प्रदेश में क्या क्या घटनाएं होती हैं। आप आए दिन समाचारों में देखते हैं कि पर्वत प्रदेश में कैसी कैसी घटनाएं हो जाती हैं। कहीं पे बादल फट जाते हैं, कहीं पे पर्वत घसक जाता है, पर्वत का आधा हिस्सा टूट के गिर जाता है। कई तरह की प्राकृतिक आपदाएं यानी कि नेचुरल डिज़ास्टर जो हो जाते हैं, तो उससे वहाँ के लोगों का जो जीवन है वो कैसे प्रभावित हो जाता है। पर्वत गिर गया, घर टूट गया,
घर के रिश्तेदार लोग सब मर गए, अकेला एक इंसान बच गया, अब वो कैसे जिए। तो कई तरह की परेशानियां उन पर्वतों पे रहने वाले लोगों के साथ हो जाती है। कहानी के माध्यम से पर्वत प्रदेशों के रीति रिवाज को भी बताया गया है। पर्वतीय प्रदेशों में लोग कैसे कैसे रीति रिवाज को अपनाते हैं उसको भी बताया गया है। संघर्ष के बारे में बताया गया है, कष्टों के बारे में बताया गया है, दुखद स्थितियों को संजीदगी के साथ समक्ष रख दिया गया है। तो कैसी दुखद स्थिति है उसको भी बताया गया है। इसमें एक व्यक्ति के प्रवास के कारण व्यक्तिगत मंथन का सुंदर चित्रण भी किया गया। तो एक व्यक्ति जो है वो प्रवास चला जाता है, मतलब अपने देश को छोड़ के, अपने स्थान को छोड़ के वो दूसरी जगह चला जाता है, और उसके चलते जो मंथन होता है उसका जो सुंदर चित्रण किया गया है वो आपको इस कहानी में देखने को मिलेगा। लेखक ने आंचलिक शब्दों का और वाक्यों का भी प्रयोग बहुत सुंदर तरीके से, कुशलतापूर्वक तरीके से यहाँ पे गांव के शब्दों का, गांव के भाषा का भी बहुत सुंदर से प्रयोग किया है इस कहानी में। तो बेसिकली इस कहानी में क्या बताया गया मैं आपको वो हल्का फुल्का समझा देती हूँ, अगले वीडियो में कहानी शुरू कर दूँगी। तो आरोहण कहानी में होता ये है कि कोई घटना घट जाती है किसी फैमिली के साथ, और फैमिली का कोई मेंबर पहले से जा चुका होता है घर से। बहुत सालों के बाद वो लौट कर आता है और उसे पता चलता है कि उसका परिवार पर्वत के गिरने से मर चुका है। उसके परिवार के सारे लोग, माता पिता सब मर चुके हैं, सिर्फ एक भाई है जो कहीं दूर जाकर बस गया है। अब वो अपने भाई से मिलना चाहता है, उसे ढूंढना चाहता है, पर ना तो ढूंढ पाता है ना तो मिल पाता है। वो काफ़ी परेशान है। तो पर्वत आरोहण में वो पर्वतों की चढ़ाई तो कर लेता है इस कहानी में, और वो कहीं दूर चला जाता है पैसे कमाने के लिए उस जगह को छोड़कर। पर जब वो जाता है ना तब वो किसी को कुछ बता कर नहीं जाता। तो फैमिली का एक सदस्य, यानी परिवार का एक सदस्य चला जाता है और फिर वापस लौट के बहुत सालों के बाद आता है, और उसे पता चलता है कि उसका परिवार अब नहीं रहा। ये सुनकर उसे काफ़ी दुख होता है, क्योंकि जब वो यहाँ से गया था तो वो किसी को कुछ बता कर नहीं गया था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ। तो इस दुख को, इस बात को सुनकर उसके मन में जो दुख उभरा, वो अपने दुख को किसी को बांट भी नहीं पा रहा। जिस इच्छा से वो आया था अपने माता पिता से मिलने के लिए, वो इच्छा उसकी अधूरी रह जाएगी, क्योंकि उसके घर वाले बचे नहीं, और वो जब गया था तो वो बता कर के भी नहीं गया था। तो अपने मन में बहुत सारी बातें लेकर वो चुप हो गया। फिर जब पता चला उसे कि भाई कहीं जीवित है लेकिन बहुत दूर है, तब वो अपने भाई को ढूंढने निकलता है। तो पर्वत आरोहण में आपको यही कहानी मिलने वाली है। तो कहानी की शुरुआत हम अगले वीडियो से करेंगे। आज आपको मैंने कहानी परिचय दे दिया, कवि परिचय दे दिया, तो दोनों को पढ़ लीजिएगा, और कहानी की शुरुआत अब अगले वीडियो से करती हूँ। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।